आपका एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था अहद वफ़ा और उसमें आपने बहुत जो एक बैकग्राउंड था उसकी स्टोरी में थी वो फ़ौजियों के साथ काम करना। फ़ौजियों के बारे में कहा जाता है बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं उनकी टाइम, तो इसमें कोई चैलेंजेस ऐसे जो आपने फेस किए हों? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो इसकी ऑन एयर डेट थी। पीएमए, आपको पता है पीएमए में ट्रेनिंग फौजी होते हैं सुबह 5 बजे उठते हैं। हाँ। और हम भी उनके साथ 5 बजे उठते थे। टर्किश स्टोरीज हो गई तो इस्लाम पे बड़ा ही ज़बरदस्त उन्होंने जैसे अर्तुगरुल और इस तरह की चीज़ें बनी हैं। हमारी प्रोडक्शन जो हाउसेज हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनको उस तरह से काम करना चाहिए। चंगेज खान और जंग दिखाते थे। 80s अर्ली 80s की बात है। हम उन धोबियों के गधों पर चढ़ के नारे तकबीर अल्लाह अकबर करते थे। तो हमने बहुत बनाए हैं इस तरह के ड्रामे। थिएटर पे परफॉर्म करना एक वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और आसान नहीं होता। ड्रामों में तो आप दोबारा से कट करके रिपीटेशन पे आ जाते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपकी एक्टिंग की बुनियादी ट्रेनिंग है वो तो थिएटर से ही होती है। जो डायरेक्शन की तरफ आना चाहते हैं, आप क्या मैसेज उनको देते हैं कि कौन सा एक अहम एलिमेंट है डायरेक्शन में कि इस पे अगर उबूर हासिल कर लिया तो दे कैन बी द गुड डायरेक्टर? मेरे पास बहुत ट्रेनिंग आते हैं, हमारे साथ काम भी करते हैं, इंटरनीज भी आते हैं। उनमें से ज़्यादातर में जो मैं लाख देखता हूँ ना, सबसे बड़ा वो है कि वो लिटरेचर से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं, उन्होंने कोई अदब नहीं पढ़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उफैरा साद और एंगल 360 पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आज जो मेरी गेस्ट हैं, आई फील सो ऑनर्ड कि मैं उनका इंटरव्यू कर रही हूँ। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में जब भी तमाम बड़े डायरेक्टर्स का नाम लिया जाता है तो इनका नाम सर फहरिस्त आता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं सैफी हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी ज़रा नवाजी कि जब मुझे पता चला तो आई फील सो प्रिविलेज्ड कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। आपने थिएटर से स्टार्ट किया, फिर ड्रामे में आए, देन यू आर इनटू डायरेक्शन एज वेल, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएट किया। तो थिएटर, ड्रामा एंड देन डायरेक्शन, इन तमाम चीज़ों को करते हुए मतलब किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप अपनी चीज़ों को चेंज करते करते नाउ यू आर ऑन द बॉस पोजीशन? मतलब डायरेक्शन कोई आसान चीज़ नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा इस मौके पे कि मैंने कोई वेरिएट नहीं किया, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अच्छा, ओके। थिएटर हुआ, हाँ। ये सारे एक्चुअली जो ये हमारा काम है जिसे आसान अल्फाज में स्टोरी टेलिंग कहते हैं। इसमें ख़ासतौर पर विजुअल स्टोरी टेलिंग जो वीडियो के थ्रू होती है, जैसे फिल्म मेकिंग भी कहें, जो भी कहें आप, इसमें तो तमाम आर्ट्स का इस्तेमाल होता ही है। इसके अंदर आप तस्वीर का इस्तेमाल भी करते हैं, अगर आपका पेंटिंग सेंस अच्छा है, अगर आपका कंपोजिशन सेंस अच्छा है तो आप अच्छा फ्रेम बनाएंगे। अगर आपने थिएटर किया हुआ है या परफॉर्मिंग आर्ट्स से आपको ताल्लुक़ रखा है तो आप अच्छी एक्टिंग करवा देंगे। मेरे ख्याल, और अगर आप शायरी अच्छी जानते हैं, आपका म्यूज़िक से लगाव है, तो ये एक वाहिद ऐसा फॉर्म ऑफ आर्ट है। एक सबसे पहले बात, हमारा सबसे जदीद फॉर्म ऑफ आर्ट है ये। बिल्कुल। वीडियोग्राफी या फिल्म मेकिंग कहें इसे। तो इसके अंदर सारे आर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, तो कोई वेरिएट नहीं किया मैंने, सब इसी तालीम। एक्चुअली थिएटर पे परफॉर्म करना एक वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और आसान नहीं होता। ड्रामों में तो आप दोबारा से कट करके रिपीटेशन पे आ जाते हैं, तो वो मेरे ख्याल से आई थिंक बेस्ट लर्निंग होती है जो वहाँ पे अपने आप को मनवा चुका। वो फिर आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्योंकि आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, आप एक्टर्स भी चूज़ करते होंगे, तो जो थिएटर से कर कर आ रहा है आई एम श्योर कि वो आपको इंस्पायर कर जाता होगा, या क्या क्राइटेरिया होता है? हाँ, थिएटर के लोगों को हम सब प्रेफर करते हैं, क्योंकि थिएटर के लोगों की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, आपकी एक्टिंग की बुनियादी ट्रेनिंग है वो तो थिएटर से ही होती है। थिएटर के अलावा और कोई दूसरा ज़रिया नहीं है आपको ट्रेन करने के लिए। आप टेलीविज़न के लिए कर रहे हो, फिल्म के लिए कर रहे हो, टीवी कमर्शियल्स के लिए कर रहे हो, आपकी बुनियादी ट्रेनिंग अगर थिएटर की है तो आप बहुत कम चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएं। मतलब ज़्यादा मांझना नहीं पड़ेगा, हाँ है बिल्कुल ना? सही। अच्छा, आपके बारे में लाइक बहुत सारे लोग जानते हैं कि ड्रामे को लेके जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आपके पीछे क्या स्ट्रगल्स हैं। मतलब आप एज अ ड्रामा एक्टर बहुत सारे लोगों को नज़र आए, फिर अब एज अ डायरेक्टर बहुत सारे लोगों को नज़र आ रहे हैं, लेकिन थिएटर की कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को बताना चाहें कि जी ये थी, जैसे भी आप कह रहे हैं कि थिएटर वालों को प्रेफर किया जाता है, तो ये थी चीज़ जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं उनके लिए? अच्छा, मैं बताऊं कि मेरा तो, मुझे जो कुछ मिला वो थिएटर के ज़रिए ही मिला। अल्लाह मियाँ ने जो मौक़े दिए वो भी मैं जब थिएटर किया करता था तहरीक निस्वां में, एक थिएटर, एक कल्चरल एक्शन ग्रुप है तहरीक निस्वां, उनके साथ किया मैंने, कथा के साथ किया, ग्रुप्स थिएटर के साथ किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा जो मेजर काम है वो तहरीक निस्वां के साथ का।
उसी काम के दौरान ही एक यूएनडीपी का प्रोजेक्ट था विच वाज कॉल्ड पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन मीडिया, जिसके तहत वी गॉट ट्रेन्ड फ्रॉम पीटीवी एकेडमी इस्लामाबाद, और हम फिर पीटीवी के प्रोड्यूसर, उस जमाने में प्रोड्यूसर बोलते थे, हाँ, डायरेक्टर तो डायरेक्टर बाद तो बाद में वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। प्रोड्यूसर होता है, बिल्कुल। तो हम वो प्रोड्यूसर बने थे। हाँ, 1998 की बात है। ओके। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद जब आए और मैं अपना काम मैं तो अपने अपने थे तो डायरेक्टर बन गया था। हाँ, हम आए और मैं क्योंकि एनजीओ के साथ काम करता था, तो एनजीओ थी आहंग, उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दे दिया एक बनाने का। वो उनके एजेंडा प्रोजेक्ट था, लेकिन एक टेलीफिल्म थी वो। अच्छा, उसमें बड़े बड़े लोग थे उस वक्त। नवीन नकवी हीरोइन हुआ करती थी, ओके। वो थी। आमना खान थी उसमें, जो आगरा खान, हाँ। बाद में अब बहुत बड़ी कमर्शियल डायरेक्टर हैं, काम भी कर रही हैं आजकल, जमा तकसीम में आ रही हैं। इसके अलावा लतीफ़ कापड़िया साहब थे, सलीम महराज थे, बड़े बड़े लोग, बड़े नाम थे। खैर वो हमने की, लेकिन फिर उसके जब मैंने अपना वो काम देखा तो उससे मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अभी बड़ी कसर बाकी है ट्रेनिंग में। और मैंने फिर, इसका मतलब आप वहीं से अपने टीचर थे ना, अपने ट्रेनर आप खुद थे? हाँ, उस ज़माने में कोई और ट्रेनर था नहीं ना। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उस ट्रेनिंग में असलम अजहर साहब वाज द कोर्स कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने, जो फादर ऑफ पीटीवी कहलाते हैं, जिन्होंने पीटीवी बनाया था। और जितने भी पुरानी पीटीवी के लोग हैं वो सब उनको मतलब अपना उस्ताद मानते हैं, चाहे वो उस ज़माने के राइटर्स हों, एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, वो सब उनके एक ही उस्ताद थे, असलम अजहर साहब। खुशकिस्मती से हमको रिटायरमेंट के बाद, जब वो यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने उनको हायर किया था टू ट्रेन अस। ओके, आफ्टर रिटायरमेंट। बाकी टीचर्स को वो ही खुद हायर करते थे। मुन्नू भाई से हमने पढ़ा स्क्रिप्ट राइटिंग, शीरीन पाशा से हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग पढ़ी, बख्तियार अहमद साहब से हमने 3 कैमरा स्विचिंग, जो ज़माने में पीटीवी की ड्रामे में होती थी, वो सीखी। तो हम इस तरह से वी वर लकी टू हैव देम एज आवर टीचर्स। हम बात कहाँ से कर रहे थे और मैं कहाँ से, हम यहाँ मेरा सवाल ये था कि डायरेक्शन से ड्रामा की जब फिर उसके बाद जब मैं वापस आ गया और मैंने प्रोजेक्ट बनाया और मुझे बहुत बुरा लगा अपना वो प्रोजेक्ट देख खुद के। ही क्रिटिक्स दी? खुद ही, हाँ, बिल्कुल मैंने फैसला कर लिया कि डायरेक्शन अभी बहुत सीखना बाकी है। और फिर मैंने एडिटिंग में कदम रखा, क्योंकि हमेशा हमारे असातिज़ा ये बताते कि जी फिल्म मेकिंग दरअसल एडिटिंग होती है। फिर मैंने कई साल तक सिर्फ एडिटिंग की। वहाँ से आपने गलतियों को सही करना सीखा? वहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली एडिटिंग से समझ में आया, अच्छा विजुअल सेंटेंस कैसे बोला जाता है। हाँ, आप एक तस्वीरों के जरिए आप कैसे अपनी बात जैसे करते हैं। इम्तिहान पेपर चेक करने वाले को पता होता है कि पेपर देना कैसे है। पेपर देना कैसे है, बिल्कुल सही। तो वो जो एडिटिंग की ट्रेनिंग थी, वो फिर मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह काम आती है, सारे काम में, डायरेक्शन में। और वो डायरेक्शन वगैरह में, डायरेक्शन की तरफ जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, जैसे पहले ज़माने में तो मीडिया साइंसेस की स्टडीज़ पाकिस्तान में थी नहीं, अब हैं बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो जो डायरेक्शन की तरफ आना चाहते हैं, आप क्या मैसेज उनको देते हैं कि कौन सा एक अहम एलिमेंट है डायरेक्शन में कि इस पे अगर उबूर हासिल कर लिया तो दे कैन बी द गुड डायरेक्टर? लिटरेचर, एक्चुअली लिटरेचर है जो सबसे जो मिसिंग है। जो आजकल जो नए बच्चे आते हैं, मेरे पास बहुत ट्रेनिंग आते हैं, हमारे साथ काम भी करते हैं, इंटर्नीज भी आते हैं। उनमें से ज़्यादातर में जो मैं लैक देखता हूँ ना, सबसे बड़ा वो है कि वो लिटरेचर से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं। उन्होंने कोई अदब नहीं पढ़ा हुआ, कोई शायरी नहीं पढ़ी हुई, उर्दू ही नहीं पढ़ पा रहे होते हो सही से। एग्जैक्टली। अब हमारा काम तो उर्दू ही है, आप जो भी करें, आप हमें काम अल्टीमेटली पाकिस्तान में काम करना है तो आप उर्दू ज़बान में ड्रामा बनाना है, उर्दू ज़बान में और अच्छी खालिस या पंजाबी बना लेंगे, सिंधी बना लेंगे, लेकिन आपको लोकल ज़बानों में, लोकल ज़बान। मैं ये भी नहीं कहता कि आप पाकिस्तान उर्दू अदब पढ़े, आप नहीं है उर्दू अदब, आप पश्तो बोलते हैं, आप पश्तो अदब पढ़े। हाँ, आप मट्टी से जुड़ा हुआ अदब पढ़ेंगे तो आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर पैदा होगी जो आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बना देगी। स्टोरी टेलर, जब आपको अच्छी स्टोरी टेलिंग आ जाएगी तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना, ये तो आप 6 महीने में, साल में प्रैक्टिसिंग के साथ सीख जाते हैं। बहुत से बहुत साल में को बहुत बड़ा कूड़मग्ज होगा तो उसे साल में टेक्निकल चीज़ें सीखने आएंगी। क्योंकि देखें, हम जब काम कर रहे होते हैं, कैमरामैन फ्रेम बना के देता है, आपको खाली फ्रेम की समझ होनी चाहिए, यार ये लाइट अच्छी नहीं आ रही इसको, या फिर बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है, फोरग्राउंड में लाइट नहीं है,
इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको 1 साल काम करके समझ में आ जाती हैं। इसी तरह से टेक्निकल एडिटिंग, जो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ एडिटिंग है कि जी फाइनल कट प्रो कैसे चलना है, या एडोब प्रीमियर कैसे चलना है, या एविड कैसे चलना है, ये सारे सॉफ्टवेयर चलाना आपको 2 महीने में आ जाते हैं। सही आप सही। मास्टर कर लेते हैं इसके अंदर। हाँ, लेकिन अदब नहीं सही सीख सकते। कट कहाँ पे लगना है वो सीखने में आपको लिटरेचर की तरफ जाना पड़ता है, आपको रिदम शायरी से आता है, आपको स्टोरी टेलिंग किसी अच्छे कहानीकार की कहानी पढ़ने से नहीं पढ़ने से। सही। वो अच्छा, आपके इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं और सब एक से एक है। अगर अभी हम आपके किसी सेट पे जाएं और वाइल द रिकॉर्डिंग और जो भी आपके शूट्स हो रहे हैं, हम खामोशी से कहीं बिहाइंड द सीन एक कैमरा लगा दें, तो आप क्या समझते हैं, लाइक आपकी जो भी सिस्टम बना हुआ होता है उसमें हम लोगों को देखने के लिए ऐसी क्या सरप्राइजिंग चीज़ मिलेगी जो लोगों को नहीं पता होगी कि जी सैफ़ी साहब तो वाओ इतने जॉली होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं, या बहुत गुस्से में होते हैं, या काम के वक्त कोई इधर उधर की बात नहीं, जो आप सोचते हैं कि लोग सरप्राइज हो जाएंगे देख के? वो आपने छुप जो आप के अगर वहाँ पे देखेंगी ना, छुप के हाँ, अगर आपने कुछ रिकॉर्ड कर भी लिया हाँ। तो आप लोगों को कैसे दिखाएंगी? नहीं, मैंने तो मतलब एक क्वेश्चन बनाया ना कि अगर कोई चले कोई है भी कोई सरप्राइज हो आपके काम नहीं, के वो दौरान। नहीं दिखा सकते आप लोगों को, अच्छा, क्योंकि उसके बिफोर इस तक कदर हाँ। मुगल्लिज़ात होती है। अच्छा, ओके। तो यही हो नहीं, गया ना नहीं, सरप्राइज। नहीं। हाँ, वो सरप्राइज होंगे यकीनन। मेरा ये रूप उन लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, सिर्फ एक्टर्स ही देखते हैं, हाँ हाँ। और या मेरा मेरा क्रू देखता है। गुस्सा एक्चुअली आता है आपको, गुस्सा किस बातों पे आता है? अगर आप मैं कहता हूँ कि आप नहीं, गुस्सा तो जायज़ है ना काम में, चीज़ को निखारने गुस्सा, के लिए। हाँ मतलब वो एग्जैक्टली काम के लिए आता है, काम को बेहतर करने के लिए। अगर आप सीरियस नहीं ले रहे हाँ मेरे सेट पे अगर आप आ गए हैं और आपको लाइनें याद नहीं है, हाँ, एग्जैक्टली। या अगर आपको लाइनें याद हैं और उसके बाद आपको ये नहीं पता कि ये सीन कहाँ से हाँ, आ रहा है, आप किसी और मूड में, होमवर्क नहीं हुआ हुआ हाँ होमवर्क नहीं, हाँ ये मैं बिल्कुल मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक हाँ। एक्टर से। मेरे पास हर तरह का एक्टर आता है, बड़े से बड़ा एक्टर आता है, जूनियर एक्टर भी आता है। मैं कहता हूँ एक्टिंग कराना मेरा काम, मैं बिल्कुल करवा लूँगा, उसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हम्म। वो उसके लिए मैं गुस्सा भी करूँगा, जो भी करूँगा, मैं एक्टिंग करवाना मेरा काम है, उसके लिए बहुत पैसे लेता हूँ। हाँ। लेकिन जो एक्टिंग से पहले के काम है कि आपको पता हो कि आप इस सीन में कहाँ से आ रहे हैं, आप जिस दरवाजे से निकलेंगे आप कहाँ जाएंगे, वहाँ से निकलने के बाद ये आपको पता होना चाहिए, लाइनें आपको याद होना चाहिए, प्रिपेयर होने हाँ चाहिए। बिल्कुल, ये आपको प्रिपेयर आना चाहिए। सही। जब वो प्रिपेयर आता है फिर मुझे गुस्सा नहीं आता उसके ऊपर। अच्छा, फिर मतलब वो ये गलती कि करें, सैफी साहब जो है वो गुस्से में आ जाएंगे किसी भी गलत बात पे, ये सरप्राइज मिलेगा लोगों को, मिल सकता है ना? और ये सही है। ये तो मैं कहती हूँ एक टीचर अगर स्टूडेंट पे गुस्सा नहीं करेगा उसकी गलतियों पे, तो वो स्टूडेंट कैसे पॉलिश होगा? शायद तो ये सरप्राइज मिल सकता है हमें। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो ड्रामे बन रहे हैं, हालांकि इंटरनेशनली हमारे ड्रामों को बहुत बेहतरीन माना जाता है, कहा जाता है कि फिल्मों से ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान ड्रामे बनाता है, लेकिन कहीं हम एज बीइंग पाकिस्तानी देखें तो हमें लगता है एक ही तर्ज पे ड्रामे बन रहे हैं, लाइक वही फैमिली पॉलिटिक्स हो गई है, या रोमांस हो गया, या तलाक हो गई है। लेकिन बाहर की जब हम स्टोरीज उठा के देखते हैं, जैसे टर्किश स्टोरीज हो गई हैं, तो वो इस्लाम पे बड़ा ही ज़बरदस्त उन्होंने, जैसे अर्तुगरुल और इस तरह की चीज़ें बनी हैं, लोग वहाँ पे भी इंस्पायर हो रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारी प्रोडक्शन जो हाउसेज हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनको उस तरह से काम करना चाहिए, या बजट की कमी है, या क्या ऐसी चीज़ें, या गवर्नमेंट के सपोर्ट की कमी है कि हम भी उसी तरीके की बड़ी सीरीज़ बनाएं जो कि एक हट करो और इंस्पायर करे लोगों को? अच्छा, हम तो अपने तौर पे कोशिश करते रहते हैं। देखिए, हर इलाके का काम अपनी तारीख, अपनी मट्टी से एक जुड़ा हुआ होता है या निकला हुआ होता है, वहाँ से उगता है। हमारे पास बड़े अच्छे तारीखी ड्रामे बने माजी में, जब हम शाहीन बना था एक, और इसके अलावा आखिरी चट्टान बना था एक, बड़े अच्छे तारीखी ड्रामे थे, बड़ा अच्छा हमें उनको बड़ा मुझे याद है, मैं बचपन का वाक़या बताऊं कि हम एक नाज़ाबाद में एक जगह रहते थे, हमारे घर से कोई 1-2 फरलांग के फासले पे एक धोबी घाट था। ओके। तो जो ताबीर एक ड्रामा था, ताबीर, उसके अंदर वो चंगेज़ खान और जंग दिखाते थे। और बड़ी अच्छी प्रॉप्स के साथ बनता था, बड़ा अच्छा उनका गेटअप वगैरह। मुझे याद है, मैंने एज अ किड लाइक 8 और 10 और 11 years old, आई डोंट रिमेम्बर क्या था, सन 80s अर्ली 80s की बात है, हम उन धोबियों के गधों पर चढ़ के नारे तकबीर अल्लाह अकबर करते थे। और हम जनाब अली, कोई इसके अंदर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बन जाता था, कोई चंगेज़ खान बन जाता था, कोई
हलाकू खान बन जाता था, हाँ और हम बाकायदा जंगें लड़ते थे और हाँ कपड़े फाड़ के वापस आते थे। हाँ तो बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस था उन ड्रामा। हाँ तो हमने बहुत बनाए हैं इस तरह के ड्रामे। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार देख रहे हैं बिल्कुल ये हमारे अल्तफरुल या सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, ये हम सब देख चुके हैं। पहले बन चुके और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब जो टेक्निकलिटीज़ हैं या कहना चाहिए टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं और इतना मतलब आसान हो गया है कि उस वक्त तो वो जो बनाते थे उन लोगों को सलाम है। कासिम जलाली साहब बनाते थे, जो भी लोग थे उस ज़माने, कासिम जलाली के सबसे ज़्यादा तारीखी ड्रामे आते थे। तो वो जो बनाते थे उस तरह के सेट्स क्रिएट करना, उस तरह के कॉस्ट्यूम क्रिएट करना, और हम मतलब खेमे के अंदर अगर सीन चल रहा है तो हमें ऑडियो से पता चल रहा होता था कि बाहर जंग चल रही है हाँ और एक जख्मी बंदा खेमे के अंदर आया। हालांकि उस वक्त रिसोर्सेज की कमी होती थी बहुत as शदीद compared का to now। कोई रिसोर्सेज थे ही क्या, सब कुछ एक छोटे से सेट पे बनता छोटे था। से सेट पे होता था, मतलब एक स्टूडियो में होता था। हाँ बहुत कम काम आउटडोर लेके जाया आउटडोर करते होता थे। था। हाँ तो असल में आपके पास जब कहानी हो ना बताने के लिए, कहानी में जान होनी चाहिए। कहानी में जान होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये टेक्निकलिटीज है वो दूसरा एक सुनने कवर इतना हो बड़ा जाए। मरल नहीं सही होता। आपकी कहानी में जान होनी चाहिए। सही सही कहानी में जान होनी तो चाहिए। पाकिस्तानी काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। बेहतरीन है नो डाउट। हाँ हमारे पास देखें अब हमारे पास 100 से ज़्यादा ड्रामे बनते हैं हर साल। हाँ 100 से ज़्यादा और सीरियल बनते कामयाब हैं हर होते साल। हैं और बहुत। कामयाब होते हैं, पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। हाँ अच्छा, जहाँ पे बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे एक ही तर्ज पर हैं और उन तमाम ड्रामों के दौरान के बीच में एक बड़ा ही ज़बरदस्त ड्रामा आप डायरेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जिनकी शादी उनकी शादी। और ये मुझे बचपन में ले गया कि जब हम जिनों की कहानियों को बड़े शौक से देखा करते थे। आज के बच्चों को शायद उस तरह से कोई वो हॉन्टेड सीरीज़ देखना चाह रहे होते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जितनी एपिसोड्स मैंने देखी हैं एक बिल्कुल डिफरेंट आप लेकर आए हैं फैंटेसी, लोगों की फैंटेसीज़ को और रियलिटी को दोनों को मिलाया है, कंबाइन किया है। तो इसके पीछे क्या आइडिया था? और मेरे ख्याल से अभी तक तो ये बहुत हिट जा रहा है, इतने सारे ड्रामे बन रहे हैं, उसमें बड़ी बड़ी जल्दी हाइप पे चला गया। तो इसमें आपको क्या मुश्किलात का भी सामना पड़ रहा है, साथ में इसके पीछे क्या जो एक होता है ना कि आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड? अच्छा देखिए, जो आइडिया है ना वो एक्चुअली मेरा आइडिया नहीं है। ये आइडिया था सैयद नबील जो राइटर हैं, और हमारे एक बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं, शमून अब्बासी साहब। शमून अब्बासी और नबील ये प्रोजेक्ट लेके आए थे हम टीवी। और शमून साहब की तो मैंने कुछ एक देखा था कि उनकी कुछ उन्होंने पहले भी कोई हॉन्टेड सीरीज पे शमून कोई इस शो तरह के काम वगैरह बहुत किए। शमून इस तरह के शमून को हमेशा एक मुख्तलिफ काम करने का शौक़ है, मुझे भी है, लेकिन उसको ज़रा, और हमसे सीनियर भी है, हमसे पहले से। तो शमून ने ये प्रोजेक्ट पिच किया हम टीवी में। फिर उसके बाद शमून शायद कहीं और मसरूफ़ हो गए, प्रोजेक्ट लिख दिया गया, सैयद नबील ने लिखा, मैं भी बतौर स्क्रिप्ट एडिटर की उसमें शामिल रहा। सायरा गुलाम नबी जो हमारी कंटेंट हेड हैं वो शामिल रहीं। शमून बहुत ज़्यादा शामिल रहे। शमून ने लिखवाया पूरा प्रोजेक्ट। लेकिन फिर उसके बाद जब वो शूट करने का वक्त आया, 2 साल लगे इस प्रोजेक्ट के लिखने में। ओहो अच्छा जी बहुत वक्त आया। अच्छा। तो जब तो शूट अभी करने का इसकी वक्त शूट आया, कंप्लीट हो चुकी है? जी तकरीबन एक दिन का काम रह गया है, वो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो शमून साहब उस वक्त मसरूफ़ हो चुके थे और इनको ये प्रोजेक्ट ऑनर करना था। तो 2-3 डायरेक्टर्स को पिच हुआ। फिर ये सबकी अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। अल्टीमेटली ये मेरी झोली में गिरा और फिर मैंने इसको उठाया और उसको शूट किया। तो आइडिया क्या क्रेडिट मेरे पास बिल्कुल नहीं है इसका, इसकी एग्जीक्यूशन टोटल मेरी है। एग्जीक्यूशन भी इसकी बहुत ज़बरदस्त हुई। एग्जीक्यूशन इसके अंदर जो मैंने प्लेस किया है, आपने देखा हो तो किन किन जगहों पे वो ऐसा लिखा हुआ नहीं था। इसको मतलब एग्जीक्यूट मैंने अपने अंदाज से किया है। वो दरख्तों पे बैठी हुई हैं, जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और सब वो एकदम से वो बात कर रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं तो पीछे से वो गायब हो जा रही है। मतलब एक बहुत रियलिटी बेस्ड स्टोरी लग रही है और देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर आपको जो एक और मेरा सवाल है ये कि हमारे यहाँ समटाइम बजट लिमिटेड हो जाते हैं, फ्रीडम नहीं मिलती है कि जी ये नहीं करना है इस तरह से। अगर आपको अनलिमिटेड बजट दिया जाए, बजट की कोई वो ना हो, कैद ना हो, और साथ में आपको आज़ादी दी जाए कि आपके पास है सारे राइट्स कि आपको किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना है, तो आप एज बीइंग पाकिस्तानी डायरेक्टर किस तर्ज का ड्रामा बनाना चाहेंगे? देखिए,
मुझे कभी बजट का कंस्ट्रेंट नहीं हुआ। नहीं, कभी होता है ना कि ये वाला काम करेंगे तो इसमें बजट बहुत ज़्यादा चाहिए और अ, मतलब फॉर द होल प्रोजेक्ट। हाँ, देखिए अब जो हम कहानियाँ सुनाते हैं, मेरे ख्याल से तो एम्पल बजट होता है हमारे मिल पास जाता है। काम करने ओके के लिए। ओके, सही। आप ज़्यादा पैसे लगा के हाँ, इससे ज़्यादा अच्छा काम आप क्या करेंगे? आपको जैसे वो मूवीज की शायद बजट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ड्रामाज। मूवीज़ के बजट कम होते हैं। अच्छा, मूवी से ओके। हमारे पाकिस्तान के ड्रामे तभी इसीलिए इतने अच्छे हैं। हाँ, सही सही। आपको आमतौर पे जब मूवी के लिए मैं एक्टिंग करता रहता हूँ तो कहते हैं यार फिल्म में तो इतना बजट नहीं होता, हाँ, प्लीज़ इतने में कर दें। सही। तो ये बजट वाली चीज तो हमारे मुल्क का इसका बजट का मतलब ये प्रॉब्लम है, हमारे लेकिन पास देखें, अब आपको अगेन बात घूम फिर के वहीं आती है, आपके पास कहानी अच्छी है ना। कहानी अच्छी है। अगर आप कहानी अच्छी जानते हैं और अच्छी कहानी सुनाना जानते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसके अंदर 500 लाइटें लगाई थी हाँ या 5 स्क्रीनें लगाई थी या 2 ड्रोन उड़ रहे थे। कहानी वो देखने वाले का इंटरेस्ट वंस डेवलप हो अगर गया आपको तो। वो कहानी बतानी आती है तो एक्चुअली तो टीवी का मीडियम क्लोजअप का मीडियम हाँ हाँ है ना। आप लॉन्ग शॉट खाली जोग्राफिया दिखाने के लिए बताते हैं कि अच्छा ये यहाँ खड़ा हुआ है, वो वहाँ बैठा हुआ है, एक माहौल बता दिया आपने। उसके बाद सारी एक्टिंग आप देखते हैं क्लोजअप्स में। टीवी है ही क्लोजअप्स का मीडियम, तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको बस फ़र्क पड़ेगा तो इस चीज़ से पड़ेगा कि आपके पास स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए। गेम सारी स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट का गेम है। कहानी। सही। एक मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। वैसे तो मेरे दिमाग में इतने सारे सवालात आ रहे हैं आपके सामने बैठकर, लेकिन ये क्या एज बीइंग डायरेक्टर आप पाकिस्तान इंडस्ट्री को देखते हुए, ड्रामों को देखते हुए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपको कहाँ से कहीं कुछ कमी है जो कि पूरी होनी चाहिए, या आने वाले जो भी न्यू टैलेंट है डायरेक्शन में, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि पढ़ लिख के आओ बेटा, जिसको भी आना है ना। टेक्निकल चीज़ें आदमी जल्दी सीख जाता है। तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी तालीम लेके आएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा कवि चांस है कि आप कहीं ऊपर तक जाएंगे। और इंडस्ट्री को भी ऊपर लेके जाएंगे। इंडस्ट्री के भी ऊपर लेके जाएंगे, बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री में डिसिप्लिन का थोड़ा सा ज़रा अब तो बहुत बेहतर हो गया एक्चुअली। मैंने क्योंकि मैं उस जनरेशन में से हूँ जिसने पूरी प्राइवेट इंडस्ट्री को बनते हुए देखा है, तो मैं ये गिला भी नहीं कर सकता कि डिसिप्लिन पहले तो बहुत ख़राब था, अब तो बहुत बेहतर हो गया है। अब चीज़ें बड़ी प्रोफेशनल होती हाँ, प्रोफेशनल हो गई हैं, पहले थी प्रोफेशनल नहीं थे। हाँ, तो और अब आपको पास अगर आप वाकई फिल्म मेकर हैं, अपने अंदर आपके एक फिल्म मेकर है, तो आप तो फ़ोन पे फिल्में बन रही हैं यार। आईफोन लें और उसके अंदर आप फिल्म बना लें, आप यूट्यूब पे अपना चैनल बना लें, आप डालें स्टोरीज। अगर आपकी कहानी में दम होगा तो नामुमकिन है कि ना चले। अच्छा, आपका एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था अहद वफ़ा, और उसमें आपने बहुत जो एक बैकग्राउंड था उसकी स्टोरी में थी वो फ़ौजियों के साथ काम करना। फ़ौजियों के बारे में कहा जाता है बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनकी टाइम जो मैनेजमेंट होती है उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। तो इट वाज़ अ ग्रेट टास्क और हिट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गया, मतलब सुपर डुपर हिट गया वो ड्रामा। तो उसमें कोई ऐसे आपको चैलेंजेस फेस किए कि क्योंकि आप लोगों का तो दिन रात का काम होता है ना, कि सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, अनलिमिटेड कर रहे हैं, तो इसमें कोई चैलेंजेस ऐसे जो आपने फेस किए हों? क्योंकि ड्रामा जो देखते हैं उनको तो बड़ा खूबसूरत लगता है देखने में। अच्छा देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो इसकी ऑन एयर डेट थी। हमें जब ये प्रोजेक्ट दिया गया, आसिफ गफूर साहब का आइडिया था ये, जो उस वक्त के DG ISPR थे। उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उससे पहले भी ISPR के साथ काम करता रहा हूँ, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता रहा हूँ। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया और कहा कि जी, मैं और मुस्तफ़ा अफरीदी जो इस ड्रामे के राइटर थे, और मेरे ज़्यादातर ड्रामों के राइटर वही होते हैं, उन्होंने 4 महीने का वक्त हमें शायद दिया था, शायद इससे भी कम था, मुझे अब इस वक्त याद नहीं, 6 साल पुरानी बात है। इट वॉज प्री कोविड। हमने कहा इतनी जल्दी तो नहीं बन सकता, हाँ, है ना। उन्होंने कहा जी कास्ट तो मैंने की हुई है, आपको क्या मसला है। हमने कहा ये असल चीज़ तो कहानी है, हाँ, कहानी नहीं है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ये हम 4 एपिसोड करके बनाएंगे। सही। और पहले हमने उनसे इजाज़त दी कि पहले 4 एपिसोड कॉलेज के होंगे, फिर 4 एपिसोड PMA के होंगे, फिर उसके बाद 8 मतलब 2 महीने का टाइम और मिल जाएगा, तो फिर आगे कहानी डेवलप हो जाएगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आपके पास स्क्रिप्ट नहीं था, स्टोरी नहीं है। और 3 महीने में या 2.5 महीने में 4 महीने में ऑन एयर करना था। हाँ,
और हम तो फिर वहीं जाके बैठ गए। पीएमए में हमको एक जनरल क्वार्टर्स के अंदर कमरा मिल गया था और वहाँ पे हम बैठे होते थे और वहीं पे बैठ के लिखा गया ये मेनली इसका पोर्शन। और फिर उसके बाद रेकीज और आर्मी के होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि जो आर्मी की लोकेशन थी वो हमारे लिए मसला नहीं थी। हाँ, लोकेशन और ज़्यादातर हमने तो शुरू के जो एपिसोड में ज़्यादातर एक तो लॉरेंस कॉलेज था, लॉरेंस कॉलेज की परमिशन मिल गई थी, अल्लाह खुश रखे। जो लॉरेंस कॉलेज के मुजाहिद साहब थे जो प्रिंसिपल थे, और वहाँ के समझे बहुत पुराने प्रिंसिपल थे, वो अभी रिटायर हुए हैं, उनसे मेरा बाद में भी ताल्लुक़ रहा बहुत अच्छा। मुजाहिद साहब ने बहुत हेल्प की थी हमें इस पूरे लॉरेंस कॉलेज के स्पेल में। शूट्स वगैरह तो वो फिर वो हुआ, पहले कॉलेज का स्पेल हुआ, 4 एपिसोड तैयार हो गए, हमें 1 महीने का सांस आ गया। हाँ, एक ये भी अचीवमेंट लगी होगी। एग्जैक्टली। और जब ये तैयार हुई थी तो शायद 1-2 हफ्ते रह गए थे ऑन एयर होने में, और फिर हम भागे भागे रमज़ान आ गया। रमज़ान में हम पीएमए में शूट कर रहे थे, शदीद गर्मी, हाँ, शदीद भाग दौड़, रोजे वो भी भी साथ किया। और पीएमए, आपको पता है पीएमए में ट्रेनी फौजी होते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं। हाँ, मुझे पता है। तो हाँ, और हम भी उनके साथ 5 बजे उठते थे, क्योंकि उनका एक रूटीन था। एग्जैक्टली, वो असेंबली के लिए खड़े होंगे बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। और पूरी एकेडमी को आप अपनी मर्जी से नहीं ला सकते, आपको एकेडमी की मर्जी से हाँ, चलना होता था टू शूट। हमें अपना अपना खाली बंदा बीच में हाँ, खड़ा करना होता। हाँ, तो इस तरह से हमने किया उनके डिसिप्लिन के साथ। हाँ, दैट वाज वेरी टफ, एग्जैक्टली। वेरी टफ। फिर उसके बाद जब घरों में आए तो हम जर्नैलों के घरों में शूट कर रहे थे, आसिफ गफूर साहब के घर में शूट कर रहे थे। उस वक्त मुझे याद है आसिफ साहब ने कहा, उनकी हम नींद तो भी- सुबह से शूट कर रहे हैं, रात हो गई, सहरी हो गई, अफ्तारी हो गई, वही शूट किए जा रहे हैं। तो आसिफ साहब ने कहा, यार हमें लगता था हमारा काम ही सबसे मुश्किल है, आप लोगों का काम भी बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, हाँ। तो मुश्किल प्रोजेक्ट था। हाँ। 13 शहरों में शूट हुआ था, ओहो, 13 डिफरेंट सिटीज। हम गुजरात में फलानी की हवेली कर रहे हैं, तो भेरा पे कुछ कर रहे हैं, तो कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं। एक वक्त तो ये भी आया था कि हमें आसिफ मकसूद भाई थे हमारे, हैं अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो उस वक्त कर्नल थे, अब शायद ब्रिगेडियर हैं माशाल्लाह, वो भी ISPR के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर सियाचिन तो हमारा हर अफसर जाता है, सियाचिन की ड्यूटी लगती है, तो सियाचिन जाएगा अब हमारा अफसर। ओए होए, वो मेरी तो जान ही निकल गया, मैं तो इस कदर सर्दी से परेशान था। वैसे ही सर्दियाँ गर्मियाँ मतलब पूरा साल चला, बर्फ हाँ होती है। तो मैंने कहा नहीं जी, नामुमकिन है, हम कैसे जाएंगे, नहीं जी वो तो कैसे ऐसे हो क्या सकता है। मैंने उससे कहा जी जी सॉरी मैं नहीं जा सकता। अच्छा, फिर वहाँ फिर सियाचिन, और सियाचिन में आप जनरेटर और लाइटिंग सब कैसे लेके जाएंगे, मैनेजेबल नहीं था। तो और फिर टाइम का बड़ा कंस्ट्रेंट था ना, मतलब ऑन एयर प्रोजेक्ट को आप लेके जा रहे हैं। हाँ, तो फिर मैंने फिर मजबूरन हाथ पांव जोड़ के कहा जी कुछ और कर ले। फिर वो कश्मीर पे बात आ गई थी कि अच्छा हर अफसर सियाचिन भी सर्व करता है, कश्मीर भी सर्व करता है, तो चले आप सियाचिन की जगह कश्मीर चले हैं। तो सियाचिन हमने, ये बड़े चैलेंजेस होते हैं, मौसम की तब्दीली, वक्त की तब्दीली, फिर हमारे पाकिस्तान में हालात भी इतने ऊपर नीचे होते रहते हैं, लोगों का टाइम पे ना पहुंचना। सो इट वाज बिग हिट, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, और डेफिनेट बात है फौजियों के साथ काम करना, इट वाज अ बिग टास्क। अच्छा, आपने ड्रामे भी किए, एज एन एक्टर भी काम किया, लेकिन बहुत सारे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में आपको ऐसा, आपका कौन सा रोल है जो आपको लगता है कि ये रोल मेरी अपनी पर्सनल लाइफ, जो मेरा अपना पर्सनल रोल है अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में, उससे बहुत करीब तर है, जिसको आपसे बड़ी, मतलब उस रोल को करने में आपको लगा हो कि आप अपना रियल रोल प्ले कर रहे हैं? वो तो मैं जब भी फादर वगैरह प्ले करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मैं, वो फादरली फील आ जाता है उसमें। फादरली फील आया था, क्योंकि आई एम फादर ऑफ 4 चिल्ड्रन माशाल्लाह। तो वो उस पूरे प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। कोई पर्टिकुलर एक ड्रामा जिसमें लगता है, जो मुझे बहुत जिससे मुझे बड़ी रिकग्निशन मिली, वो था अलिफ। अलिफ एक ड्रामा था, उमर अहमद का स्क्रिप्ट था, हसीब हसन साहब ने डायरेक्ट किया था, और उसमें मेरा एक मास्टर इब्राहिम का कैरेक्टर था। ऑल्दो दैट कैरेक्टर वाज नॉट एट ऑल लाइक मी, लेकिन मुझे उस कैरेक्टर से दुनिया में, मुझे बहुत, दुनिया में जिस मुल्क में भी गया हूँ, मुझे अलिफ के फैन जरूर मिलते हैं। सही, वो आपको पहचान जाते हैं।
कैसा लगता है जब आप बहुत पब्लिक प्लेस पे जा रहे होते हैं और लोग आपके पास आते हैं? डेफिनेटली इट मस्ट बी अ गुड फील, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है कि वो बॉदर हो रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो नहीं होता ऐसा, लेकिन एक फ़ैन फॉलोइंग, लोगों का आना, करीब आना, आपको प्रेज़ करना, आपके प्रोजेक्ट्स को रिकॉल करना। अच्छा ही लगता है, बुरा कभी भी नहीं लगता, बुरा कभी भी नहीं लगता। आप कभी ऐसा होता है कि अभी आप जल्दी में होते हैं तो आप माजरत करते हैं। पाकिस्तान के लोग बड़े कटियस हैं, वो कभी ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती पकड़। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन आप आम तौर पे तो हमेशा अच्छा लगता थैंक यू सैफ़ी साहब, आपके पॉडकास्ट को ज्वाइन करने का। आपसे बात करके बहुत बेहतरीन फ़ील भी आया, और जो एफ़र्ट्स होते हैं एक डायरेक्टर के, वो हर एक को अंदाज़ा नहीं होता। हमें तो एक बनी-बनाई सी चीज़ मिल जाती है जिसको हम खूब एन्जॉय कर रहे होते हैं। लेकिन एक ड्रामे के पीछे, एक प्रोजेक्ट के पीछे बहुत एफ़र्ट्स होते हैं डायरेक्टर के, जो कि आज आपसे हमें डिस्कस करके पता चला। अल्लाह ताला आपको खूब सारी तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे, और आपको हमेशा अपनी रहमतों में रखे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।